नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं और आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 डिस्कस करेंगे। इसमें कोई प्रैक्टिस सेट में हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसा कि सीरीज चल रही है आपको पता ही होगा। इसमें जो है भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन डिस्कस होंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी शहर लोथल। लोथल के बारे में पूछा जा रहा है। सिंधु घाटी जो शहर है लोथल, वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में या फिर हरियाणा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। आप सभी को पता होगा कि जो लोथल है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है। यहाँ से क्या व्यापार होता था। ठीक है, तो ये जो शहर है वो गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पढ़नी किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? ठीक है, पढ़नी जो है किस विषय के विद्वान थे? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। भाषा एवं व्याकरण, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान या फिर जीव विज्ञान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाषा एवं व्याकरण। पढ़नी जो है भाषा एवं व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे। ठीक है, और ये जो पढ़नी थे, इन्होंने क्या किया था? व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ और सर्व प्रमुख रचना महर्षि पढ़नी ने जो की थी वो की थी अष्टाध्यायी। कौन सी किताब लिखी थी? अष्टाध्यायी लिखी थी। अष्टाध्यायी में 8 जो क्या थे, 8 अध्याय थे और इसमें 400 सूत्र हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन है गुप्त वंश से, मौर्य वंश से, हर्यक वंश से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है गुप्त वंश से संबंधित थे। ठीक है, तो जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उन्होंने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो इसलिए इन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किस वंश के थे? गुप्त वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हाँ, एक बात और इस बारे में ध्यान रखेंगे, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, इनके दरबार में जो है 9 विद्वानों की मंडली भी निवास करती थी। उस मंडली में जो है कालिदास, धन्वंतरी, बारहमही, अमर सिंह, छपयक, शंकु, बेताल भट्ट, घटक पर्व और बररुचि आदि शामिल थे। ठीक है, तो ये जो है 9 विद्वानों की मंडली इनके दरबार में निवास करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने इक्तेदारी की प्रथा चलाई थी? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या फिर गयासुद्दीन बलबन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जो है इक्तादारी की व्यवस्था चलाई थी। होता क्या था कि इक्तेदार बना दिया जाता था, मतलब उस जगह से लगान वगैरह वसूल किया जाएगा तो इक्तेदार बना दिया जाता था अधिकारियों को, और वो लगान वगैरह या कर वगैरह वसूल करते थे। ठीक है, तो ये व्यवस्था जो सुल्तनत काल में चलाई थी वो इल्तुतमिश ने चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 है हमारा। वह गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, गवर्नर जनरल का नाम बताना है हमें, जिसने भारतीय शासन के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था। ठीक है, तो सहायक संधि के थ्रू जो है मतलब आपका पावर को बढ़ाया था। ठीक है, ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेलेस्ली या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, लॉर्ड बेलेस्ली। लॉर्ड बेलेस्ली ने जो है भारतीय शासन के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था, और इस संधि का स्वीकार करने वाले राज्यों में विदेशिक संबंध अंग्रेजी राज्यों के अधीन हो जाते थे। ठीक है, जो भी इस संधि को अपना लेता था वो मतलब अंग्रेजों का शासन या फिर अंग्रेजी राज्य वहां पर हो जाता था। ठीक है, सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में जो पहला राज्य था वो आपसे पूछा जा सकता है हैदराबाद। कौन सा रास्ता? हैदराबाद। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, जातीय या फिर कॉम्यूनल पुरस्कार दिया गया था, किसको दिया गया था? ऑप्शन मतलब दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? मॉन्टो के द्वारा, एटली के द्वारा, मैकडोनाल्ड के द्वारा या फिर क्रिप्स के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इज राइट, मैकडोनाल्ड के द्वारा जातीय पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब पूरी डिटेल समझ लेते हैं इसकी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे 1932 में। कब थे? 1932 में। 1932 में सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की। इसके तहत हरिजनों और दलित वर्ग के साथ मुसलमान और सिखों को भी
पृथक निर्वाचन का अधिकार इन्होंने दे दिया था। ठीक है, 1932 में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 है हमारा। भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है उपद्रव का पिता? ऑप्शन है अनंत सिंह को, बाल गंगाधर तिलक को, भगत सिंह को, फिर या फिर दादा भाई नेहरू जी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर शायद सभी को पता होगा, पहले भी शायद डिस्कस हो चुका है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय उपद्रव का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसका डिटेल समझ लेते हैं। वैलेंटाइन चिरॉल जो थे, एक वैलेंटाइन चिरॉल हुए हैं, जो वैलेंटाइन चिरॉल ने बाल गंगाधर तिलक को ही भारतीय असंतोष या फिर उपद्रव का जनक कहा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि बाल गंगाधर तिलक को जो है भारतीय उपद्रव का पिता किसने कहा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन चिरॉल। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, गुरु शंकराचार्य या फिर राजा राममोहन राय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने जो है 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित कर दिया था। ठीक है, इन्होंने जो है नव वेदांत वगैरह की भी व्याख्या की है। ठीक है, और हाँ एक चीज और याद रखेंगे, रामकृष्ण मिशन। ठीक है, राम कृष्ण और मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने ही की थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने डैश जा पहुंचे, कहां पर जाकर के उन्होंने ये सत्याग्रह किया था 1918 में? ऑप्शन है मद्रास में, बॉम्बे में, सूरत में या फिर अहमदाबाद में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में। अहमदाबाद में जो है महात्मा गांधी जाकर के इन्होंने सत्याग्रह किया था मजदूरों के लिए 1918 में। ठीक है, जो पूरी डेट है वो है फरवरी 1918। 1918 में गुजरात मिल के मालिकों और श्रमिकों के बीच 1917 में जो है प्लेग बोनस को लेकर के विवाद उठ रहा था, तो उसके लिए उन्होंने जो है सत्याग्रह जाकर के किया था। तो फिर क्या था कि ये जो आंदोलन था गांधी जी का सफल आंदोलन रहा था, और 1918 में, मार्च 1918 में गांधी जी के नेतृत्व में सूती मिल में एक हड़ताल हुई थी। हड़ताल सफल रही और श्रमिकों को 35% वृद्धि के साथ बोनस दिया गया। आगे चलते हैं, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सवने अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया? ठीक है, कहां से चला था ये सवने अवज्ञा आंदोलन? ऑप्शन है साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद से, पोरबंदर से या फिर दांडी से। तो ये क्वेश्चन सर सभी को पता होगा, साबरमती से लेकर के दांडी तक यह जो है सवने अवज्ञा आंदोलन चला था। और इसमें जो है क्या था कि देखो डेट में बता देता हूँ कि आपका कहाँ से चला है, साबरमती से चला है। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ साबरमती, और से कहाँ तक चला है, दांडी तक चला है ये आश्रम, वो सॉरी ये आंदोलन। ठीक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की यात्रा की थी महात्मा गांधी ने और उनके अनुयायियों ने मिलकर के। तो ये जो शुरुआत हुई थी वो चली थी 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 से ये यात्रा शुरू हुई, और जो है 24 दिन में 78 लोग इनके साथ थे गांधी जी के साथ। ठीक है, 78 लोग मिलकर के 24 दिन तक ये यात्रा चली, और 24 दिन तक यात्रा करने के बाद ये 5 अप्रैल 1930, 5 अप्रैल 1930 को ये यात्रा दांडी पहुंच गई। और अगले दिन सुबह 6 अप्रैल 1930 को जाकर के वहां जाके नमक कानून तोड़ा। वहां पर जाकर के गांधी जी ने और उनके अनुयायियों ने, 78 अनुयायियों ने मिलकर के वहां पर नमक बनाया और इस तरह से नमक कानून को तोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं हम लोग, और भूगोल के क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं। भूगोल का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है अब विषुवत रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, या फिर 180 डिग्री देशांतर रेखा है। तो ये शायद सभी को पता होगा, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे बोला जाता है? 180 डिग्री देशांतर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये जो रेखा मानी गई थी 1800, पूछा जा सकता है 1884 में ये बात डिसाइड हुई थी। ठीक है, 1884 में वाशिंगटन सभा में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इसे माना गया था। पर्वत नहीं है, पृथ्वी के भूपृष्ठीय
स्तर को किस नाम से जाना जाता है? सियोल, सीमा, मोहो या फिर निफे। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म है, इसमें एलिमेंट शामिल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का वैसे राइट आंसर तो सियोल हो जाएगा। सियोल अब क्या होगा, देखो ऐसे सी ऑल, तो इसमें क्या है, सिलिकॉन है और एल्युमिनियम है। तो जो भूपृष्ठ बना हुआ है वो हमारा सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर के बना हुआ है, तो इसीलिए इसे सियोल बोला जाता है। ठीक है नहीं, ठीक है, सियोल इसे बोला जाता है। और इसकी अधिकतम जो गहराई है, मतलब नीचे अगर पृथ्वी में जाएंगे तो ये कहाँ तक मानी गई है, 100 किलोमीटर तक मानी गई है ये जो है सियोल। आगे चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के नतीजों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह साक्षरता के संबंध में 3 शीर्ष स्थानों पर अधिकार रखता है? मतलब सबसे नंबर 1 पे कौन है, फिर सेकंड नंबर पे कौन है और थर्ड नंबर पे कौन है साक्षरता के मामले में। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। केरल, गोवा, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, गोवा, केरल, केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, मिजोरम, केरल, त्रिपुरा। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इज राइट। ये तो सभी को पता है, फर्स्ट नंबर पर केरल, तो केरल, फिर सेकंड नंबर पर लक्षद्वीप और थर्ड नंबर पर मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम। अब अगर मैं बात करूं केरल की, तो केरल में साक्षरता है आपकी 93%। ठीक है, 93.93%, 991% लगभग। ठीक है, 93.91%। लक्षद्वीप में साक्षरता की बात की जाए तो यहाँ पर साक्षरता है 92.28%। और मिजोरम में बात की जाए तो मिजोरम में थर्ड नंबर पे है 91.58%। फिर इसके बाद आता है हमारा त्रिपुरा। अगर पूछा जाए तो त्रिपुरा चौथे नंबर पर है। त्रिपुरा में है आपका परसेंटेज 87.75%। और फिर आपका लास्ट में आता है गोवा, और गोवा में ये परसेंटेज है 87.40%। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है शीर्ष स्थान, 3 शीर्ष स्थान पर केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में गर्म झरने की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ताप ऊर्जा या फिर जल ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, भूतापीय ऊर्जा। जो भूताप से मिलती है, मतलब भूपट्टी से जो ऊर्जा मिलती है उसी से ही यहाँ का जो जल है वो गर्म जल बन जाता है। ठीक है, तो भूतापीय ऊर्जा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं हम लोग। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? ऑप्शन है दक्कन के पठार में, मालवा के पठार में, तेलंगाना के पठार में या छोटा नागपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर। छोटा नागपुर जो है आयरन और स्टील के उद्योग सबसे ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आयरन और स्टील सबसे ज्यादा निकाला जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 क्वेश्चन से हमारी इकोनॉमिक्स शुरू हो रही है, और इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक बात फिर से याद दिलानी है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि अगर आपको पीडीएफ आपको चाहिए इन क्लासेस की, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको पीडीएफ भी इजीली प्रोवाइड करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और उसमें विद आंसर की, ठीक है, जैसे कि जो मैं आंसर बता रहा हूँ तो वो लास्ट में आंसर की के साथ मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। पर आप कमेंट करके थोड़ा सा इंटरेस्ट बताइए। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे भी लगे कि हाँ आप जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं इन चीज़ों में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। गरीबी रेखा की गणना कैसे की जाती है? ठीक है, गरीबी रेखा की जो गणना है वो कैसे की जाती है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक मूल्य सीमा के तहत एक व्यक्ति की आय से किसी व्यक्ति की एक दिन की आय 50 रुपये से कम हो, देश में सभी व्यक्तियों की आय औसत एक हो। ठीक है, औसत जो चल रहा है वो एक ही हो, एक परिवार के एक दिन की आय 100 रुपये से कम हो। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन के अकॉर्डिंग गरीबी रेखा की गणना की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक मूल्य सीमा के तहत एक व्यक्ति की आय से गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति कितना कमाता है उसके अकॉर्डिंग ही गरीबी रेखा डिसाइड की जाती है। आगे चलते हैं। एक देश की आर्थिक स्वतंत्रता की गणना करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताऊंगा, क्योंकि सभी ऑप्शन में कुछ चीजें आगे पीछे की गई हैं, तो मैं इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, विधि शासन। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता कैसे नापी जाएगी? विधि शासन के तहत नियामक दक्षता होनी चाहिए, मुद्रास्फीति होनी चाहिए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होना चाहिए। तो इसके तहत जो है आर्थिक स्वतंत्रता किसी देश की नापी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर अब हम
18 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है वो देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना शुरू की गई है? ऑप्शन है नकुल योजना, ठीक है। स्वास्थ्य पात्र योजना पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु, पशु मालिकों के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु, ग्रामीण क्षेत्र में नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। जो नकुल जो स्वास्थ्य पात्र योजना चलाई गई है वो पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु चलाई गई है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं हम लोग। श्वेत क्रांति, ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है गेहूं उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, बाढ़ नियंत्रण से या फिर मत्स्य उत्पादन से। तो श्वेत क्रांति जैसे कि नाम से ही आप पहचान सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दुग्ध उत्पादन से। दूध कैसा होता है? श्वेत होता है, तो दुग्ध उत्पादन से ही श्वेत क्रांति का संबंध है। अब जो है इसके जो आपके संस्थापक हैं या फिर भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो है वर्गीस कुरियन, ठीक है। कौन है? वर्गीस कुरियन, ठीक है। मैं नाम लिख देता हूं, वर्गीस कुरियन, ठीक है। वर्गीस कुरियन ही जो है आपके भारत में श्वेत क्रांति के जनक बोला जाता है। और इनका जो निधन हो गया था वो 9 सितंबर 2012 को इनका निधन हो गया था। और श्वेत क्रांति जिसे दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो फ्लड जो है, ऑपरेशन फ्लड जो है आपका श्वेत क्रांति से संबंधित है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ठीक है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। जुलाई 1968 में, जुलाई 1966 में, जुलाई 1964 में या फिर जुलाई 1962 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इज राइट। जुलाई 1964 में जो है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी, ठीक है। IDBI, ठीक है, IDBI, ठीक है। तो इंडियन डेवलप औद्योगिक, ठीक है, वो सॉरी IDBI, इसका पूरा नाम हो जाएगा आपका भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ठीक है। अब बात करते हैं, ये जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है? आपका महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। और इसमें जो है आपकी 27 वाणिज्य बैंकों में से, जो आपकी टोटल 27 बैंक है उनमें से एक बैंक ये भी है, ठीक है। एक बैंक आपकी 27 में से एक बैंक ये भी है, ठीक है। मुख्यालय आप याद कर सकते हैं, यही इसमें डिटेल इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कुछ नहीं है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है और शेयर कर देना, और जो आपका कमेंट बॉक्स में उसमें आपको कमेंट भी करना है, ठीक है। आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए कमेंट करिए, जिससे कि मुझे भी लगे कि हाँ आपको पीडीएफ चाहिए, उसमें मैं विद आंसर की आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।